साझा संसार नीदरलैंड से मैं रामा तक्षक आप सभी विद्वजनों, आप सभी सुधीजनों और आप सभी मित्रगणों को मेरा नीदरलैंड से प्रणाम स्वीकार हो। पिछले वर्ष जब हमने विश्वरंग नीदरलैंड के समापन हुआ था तो मैंने 2 शब्द आपसे अंत में कहे थे कि हम फिर मिलेंगे और हम नई बातों के साथ और नए रंगों के साथ आपके साथ होंगे। हमारी नीदरलैंड की टीम, नारंगी नीदरलैंड की टीम नए रंगों को लेकर, नई बातों को लेकर आपके साथ उपस्थित है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। इस अवसर पर मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा और यह मेरे लिए और साझा संसार के लिए, साझा संसार की टीम के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्वरंग के तहत नारंगी नीदरलैंड यानी नीदरलैंड विश्वरंग का जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन की अध्यक्षता द हेग नीदरलैंड में स्थित गांधी केंद्र के निदेशक श्री शिव मोहन शुभ्र करेंगे। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए शिव मोहन जी का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारा जो पहला चरण आयोजित है वह प्रथम चरण के रूप में बाल साहित्य, नीदरलैंड में बाल साहित्य की शुरुआत से है। नीदरलैंड में बाल साहित्य एक झलक के शीर्षक के साथ शुरुआत में है। इस विषय में मैं आपसे 2 शब्द साझा करना चाहूँगा क्योंकि मुझे एक घटना याद आ रही है। ये घटना चेन्नई की है जो 1983 में मद्रास के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो कार्यालय है, संस्था है टी नगर में, वहाँ पर 1983 में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित थी। उसमें मैंने भी भाग लिया था। उस गोष्ठी में एक महिला मॉरिशस से आई थी और उन्होंने हिंदी में एक बड़ी प्यारी कविता पढ़ी थी और कविता का शीर्षक मुझे ध्यान नहीं है लेकिन सार मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। उस कविता का सार, कविता जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने एक ही बात बताई थी और वो बड़े मूल बात है जीवन की, बच्चों के जीवन की, कि बच्चों को हम, अपने बच्चों को हम अच्छे कपड़े दे सकते हैं, अच्छा भोजन दे सकते हैं, अच्छे खिलौने खरीद कर दे सकते हैं, उनकी जेब खाली नहीं रहे ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते क्योंकि हर बालक अपना मन लेकर जन्मा है, उसके अपने विचार हैं, उसका अपना धरातल है। इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, बाल साहित्य के लेखकों, कवियों, चित्रकारों के सामने, कि बाल साहित्य को लिखते समय हमें यह बात बहुत ध्यान में रखी जाती है कि बाल मन में हम एक जीवन के प्रति, जीवन की संभावनाओं के प्रति जागरूकता, एक जिज्ञासा, एक भभक, एक सीख की जिज्ञासा हम कैसे पैदा करें। तो आइए हमारी जो नारंगी नीदरलैंड की टीम है, हमारा जो पहला आयोजन है बाल साहित्य पर, नीदरलैंड में बाल साहित्य की एक झलक, इसी के साथ हम अब ये समझते हैं, जानते हैं कि हम बाल मन में एक अकुलाहट कैसे पैदा कर सकें और कैसे एक जिज्ञासा उनमें जगा सकें ताकि हमारे भावी समाज का निर्माण
अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और अच्छे जीवन की शुरुआत हो सके। आइए इन चुनौती भरी बातों को बाल कविताओं और कहानियों के माध्यम से सुनते हैं। इसी के साथ आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं शिवांगी शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच का संचालन करें, मंच का भार संभालें और हम सबको, श्रोताओं को, हम सबको आगे ले चलें। आप शिवांगी जी, मंच आपका। धन्यवाद रामा जी। सर्वप्रथम मैं शिवांगी शुक्ला आप सभी दर्शकों का और हमारे अतिथि गणों का नेदरलैंड्स साझा संसार की तरफ से स्वागत करती हूँ। इस विश्व पटल पर, जो कि भारत मध्य प्रदेश से शुरू होकर विश्वव्यापी हो चुका है। कई देश इसे साथ मिलकर इस उत्सव में शामिल हैं, इसे साथ मिलकर मना रहे हैं। आज हम, जैसे कि रामा जी ने बताया, बहुत ही मनोरम यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारा प्रथम चरण जो है वो बाल साहित्य पर आधारित है। बाल साहित्य का उद्देश्य मात्र बाल पाठकों को मनोरंजन देना नहीं है, बल्कि उनके चरित्र का निर्माण करना भी है। कहानियों, कविताओं और इसी तरह के साहित्य के जरिए हम उनकी कच्ची मिट्टी जैसे मन, उनके मक्खन जैसे मन को एक शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनमें समर्पण, संस्कार और संस्कृति का जन्म हो। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए और अब मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे पहले चरण की पहली प्रस्तुति की ओर। अमूमन कहा जाता है कि बच्चों का साहित्य से क्या लेना देना, पर सच बात तो यह है कि हमारे जीवन की पहली सीढ़ी, बचपन ही हमारा पहला साहित्य से परिचय होता है। साहित्य की पहली सीढ़ी हम हमारे बाल जीवन को कह सकते हैं। लोरियां, कहानियां, कविताएं, गीत, ये सब जो हमें हमारे बचपन में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी दादा, हमारे नाना जी, हमारी माता जी, ये सब हमें जो सुनाते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ मूल मंत्र छिपा होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी तरह का नैतिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। आपने अनुभव किया होगा, एक बालक छात्र जीवन के पहले कई चीजें सीख चुका होता है, कई बातों से अवगत रहता है। वह सब साहित्य का ही हिस्सा है। जिस तरह की कविता, कहानी, गीत उसने अपने बालपन में सुने, वह उसे ही लेकर अपने अगले चरण छात्र जीवन की ओर मुखर होता है। जिस तरह से हमारा बाल जीवन हमारी जीवन के साहित्य की पहली सीढ़ी है, उसी तरह हमारी माता हमारा पहला साहित्यकार, जो अपने ही कहानी और कविताओं से हमें साहित्य से परिचय करवाती है। अगली प्रस्तुति आस्था दीक्षित जी नीदरलैंड से लेकर आ रही है हमारे बीच, जो कि मां पर आधारित है। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम है आस्था और आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ। ये कविता मूलतः डच भाषा में है और इसका शीर्षक है Wat moet zij doen als zij moeder houdt, पर हमारे लिए इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर रामा तक्षक जी ने किया है। इस कविता के मूल रचयिता हैं एडवर्ड वन वेंडल और मार्टिन वन डेल लिंडन। तो सुनाऊं कविता। जब माँ की आंखों से आंसू टपके तो तुम क्या करो? जब माँ की आंखों से आंसू टपके तो तुम क्या करो? तुम माँ के पास बैठ जाओ, माँ की बाहों को कंधे से उंगली तक अपनी छोटी बाहों और उंगली से ढक दो। उसे बोलने दो, उसे बोलने दो तुम्हारे पिता के बारे में, उसके अपने मित्रों, उसकी अपनी बहनों, भाइयों के बारे में। उसे बोलने दो, उसे रोने दो। उसके गालों से ढलते आंसुओं को मत पोंछो। ये भी मत कहो कि मां चुप हो जाओ। तुम्हें सब समझ आए ये जरूरी नहीं। कोई प्रश्न भी ना करो। तुम मां से छू जाओ। केवल तुम अपनी देह को अपनी मां की देह से सटाकर एक हो खड़े हो जाओ। तुम्हें एहसास होगा कुछ क्षण में है हो रहा कुछ घटित।
सूरज की किरण का ताप अगले पल लगेगा लिपटने। अपनी माँ की हाथ पकड़, माँ की देह से सटकर एक हो जाओ। अनपेक्षित वहन क्षमता की करवट तुम्हारे हाथ की माँ के हाथ पर पकड़ ध्यान की खींच बन जाएगी। सूरज की किरणों का साथ माँ की सुबकियों में लोकगीत ले उभरेगा। कैसी लगी ये प्यारी सी कविता? धन्यवाद आस्था जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा। ऐसा लग रहा था आप बच्चों को समझा रही हैं, पढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। हमारी दूसरी प्रस्तुति की ओर कदम बढ़ाते हैं। मैं प्रस्तुतकर्ता का नाम बताने के पहले ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से कहानियां हमारे जीवन में हमें, हमारा बचपन अगर हम याद करें तो हमारे बचपन में हमारी दादी, नानी, मम्मी हमें किस तरह से खूबसूरती से कहानियां सुनाया करती थी, परियों के लोक ले जाया करती थी। कभी कभी चांद की यात्रा हो जाती थी, कभी हम बच्चे से बड़े हो जाते थे, कभी लकड़हारा लकड़ी काटता दिखता था, कभी गाय अपने बच्चे को बचाती दिखती थी। कई सारी मनोरम कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, पेड़ बोलते थे, पक्षी बोलते थे। बहुत ही सुंदरता से हमें ये कहानियां सुनाई जाती थी जिसका कोई अर्थ निकलता था। उस अर्थ में एक शिक्षा छुपी होती थी। मूल मंत्र यही था कि इन कहानियों के द्वारा उस कच्चे मन को एक मूर्त रूप देना, एक दिशा दिखाना, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो उसमें अंतर समझाना। एक बाल मन को बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही इस नतीजे पर पहुंचाया जा सकता है कि वो इनमें फर्क करना सीखे। तो लेखक जो होता है उसे बाल मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा अनुभव होना चाहिए, तभी वह एक बाल मानस पटल पर उतरकर एक चित्र रच सकता है। उसी तरह कहानियां हमारे साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और बाल साहित्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हम हमारी दूसरी प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। आलोक पांडे जी जो नीदरलैंड्स निवासी हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ मंच पर। यह खुद लिखते भी हैं और बहुत ही अच्छा पाठ किया है। आलोक जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पांडे नेदरलैंड से लेके आया हूँ आपके लिए एक डच कहानी जिसका डच शीर्षक है वारूम द कमील मो काइट, जिसका हिंदी अनुवाद है ऊँट थका हुआ क्यों दिखता है। ऊँट थका हुआ क्यों दिखता है। ऊँट एक चमकदार आंखों वाला बहुत ही जिज्ञासु और रोचक जानवर है। तब वह हरी भरी जमीन, सेब के पेड़ों के बीच रहा करता था। एक दिन वह चलते चलते बहुत दूर निकल गया। अगले दिन वह बेजार रेगिस्तान तक जा पहुंचा। ऊँट दूर दूर तक रेगिस्तान देखकर अचंभित था। उसने सोचा, सिर्फ रेत, जरूर इसके आगे भी कुछ होगा। उसने बालू का एक टीला चलकर पार किया, फिर वह और आगे बढ़ा। वह आगे चलता ही रहा। उसे रेत और बालू के टीलों के सिवाय दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। ऊँट चलता रहा कि आगे कुछ तो होगा। उसके मन में यही विचार था। वह बालू के एक टीले के आगे निकलता और वह अगले टीले के पीछे खड़ा होता। वह इसी तरह 10, फिर 100, फिर कई हजार टीले पार कर रेगिस्तान के बहुत अंदर तक पहुंच गया। ऊँट चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, इसी सोच के साथ कि आगे कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा। ऊँट चलते हुए बहुत प्यासा हो गया था और थकान से चूर चूर हो चुका था। उसकी पलकें भारी हो रही थी, उसकी आंखें थकान के मारे बंद हो रही थी। अब ऊँट की आंखों के सामने आखिरी बालू का टीला था। इतनी लंबी थकान भरी दूरी तय कर ऊँट हिम्मत हार चुका था। उस आखिरी टीले के पीछे हरे भरे घने पेड़ और एक प्राकृतिक झरना था। ऊँट पानी की तरफ बढ़ा और पानी पीने लगा। उस वक्त ऊँट थकान से भरा हुआ बोझिल आंखों के साथ पानी पी रहा था। यह भी सोच रहा था कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। वह हमेशा ही यह सोचता रहा कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। उस दिन से ऊँट थका हुआ रहने लगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, आपने मंच की शोभा बढ़ाई और बहुत ही अच्छा पाठ किया।
बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी प्रस्तुति की ओर, जो कि एक अनुवादित कविता की है, जिसे हमारे बीच लेकर प्रस्तुत हो रही हैं हर्षिता वाजपेयी जी, जो कि नेदरलैंड्स निवासी हैं। हर्षिता जी, आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। दादा भुलक्कड़ हो जाए तब तुम क्या करो। दादा के सिर में विचारों को मिटाने वाला बिल्ला है। तुम ऐसा समझ सकते हो, इस पर विश्वास भी कर सकते हो। वह बिल्ला अपनी पूंछ से, अपनी देह की रगड़ से दादा के सभी पाले पोषे विचारों को पहुंच मिटा रहा है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी जीभ से चाट जाता है। ये बिल्ला एक उदाहरण है। बिल्ले की झाड़ पूछ के बाद भी दादा एक बात कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारी दौड़कर दादा के गले लिपट जाना। बिल्ला दादा के दिमाग में बड़ा होगा, बुढ़ा होगा, जंगलीपन के साथ हर समय। दादा के उस जीवन काल में भी तुम दादा से वैसे ही दौड़कर गले मिलना जैसे पहले पहल तुम दादा के गले लग चैंपियन बने थे, इस प्यार के विश्व चैंपियन बने थे। इस तरह तुम्हारा जीवन आकाश के छोटे बड़े तारों से भर गया था, स्वर्ग सा। मूल डच कविता शीर्षक Wat moet je doen als je moeder houdt, by Edward van Wendel and Martijn van der Linden. Thank you. किस तरह हमारे बचपन में हमारे दादाजी हमारे साथ खेलते खेलते बच्चे बन जाते थे, ऐसा ही कुछ इस कविता में भी नजर आया। बहुत शुक्रिया हर्षिता वाजपेयी जी आपका, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस कविता का पाठ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फिर से इंतजार कर रही है एक कहानी, एक अनुवादित कहानी। डच कहानी से अनुवाद हुआ है, रामा तक्षक जी ने किया है। कहानियां बालकों में, बच्चों में भावनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए बहुत ही सहायक होती है। अमूमन कहा जाता है कि बच्चे जब बहुत रोते हैं तो माँ उन्हें लोरियां सुनाती है, उन्हें कहानियां सुनाती है, उन्हें परियों के लोक ले जाती है, उन्हें अंतरिक्ष की यात्रा करा दिलाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन उन कहानियों के पीछे कुछ ज्ञान छुपा होता है। आखिर में वो राजा रानी के साथ क्या हुआ, एक जिज्ञासा छुपी होती है, एक मूल मंत्र छुपा होता है। तो हमारी साहित्य, हर देश के साहित्यिक जगत में जो बालकों के लिए, बच्चों के लिए कहानियां रची गई, उसके पीछे कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बात जरूर रही है। तो हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी प्रस्तुति की ओर। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नेदरलैंड्स निवासी रवि श्रीवास्तव जी, जो कि खुद भी लिखते हैं और हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्कार, मैं रवि श्रीवास्तव। बाल साहित्य विश्वरंग 2021 में मैं शिवांगी शुक्ला द्वारा अनुवादित एक कहानी का पाठ करने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है आविष्कार। जब पहला व्यक्ति दुनिया में आया तो उसने अपने आप को दुनिया में खाली पाया। वह कुछ दूर चला और थक गया। उसने सोचा कोई एक चीज हो जिसके 4 पाए हों, जिस पर बैठा जा सके। तब उसने कुर्सी बनाई, एक नए आविष्कार को जन्म दिया। वह अपनी बनी बनाई कुर्सी पर बैठ गया। उसने दूर दूर तक देखा, जहां तक उसकी नजर गई। यह नजारा खूबसूरत था, अद्भुत था। उसे कुर्सी पर बैठ प्रकृति के दृश्यों को देखने में अलग ही आनंद आया। उसे कुर्सी का आविष्कार काफी न लगा। इस आविष्कार के बाद उसे एक कमी खली। कुर्सी बनाना काफी नहीं था, उसे कुछ कमी महसूस हुई। उसने सोचा एक चीज हो जो चौकोर हो, जिस पर पांव पसारे जा सकें, जिस पर कोहनियां टिकाई जा सकें। तब उसने मेज का आविष्कार किया। उसने कुर्सी पर बैठ मेज पर अपने पांव फैलाए। कुछ देर बाद उसने झुककर उस पर अपनी कोहनियां टिकाई और दूर दूर तक नजारे देखने लगा। उसे यह बेजोड़ लगा। जैसे ही उसने इस नजारे को निहारना खत्म किया, उसी समय तेज हवाएं चल पड़ी। काले बादल भी घिर आए। बड़ी तेज बारिश होने लगी।
यकायक उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। उसके आनंद में विघ्न पड़ गया था। उसने सोचा कुछ तो कमी है, एक चीज, एक ऐसा आकार जिसकी शरण में तेज हवा और बारिश से बचा जा सके। तब उसने घर का आविष्कार किया। उसने अपनी कुर्सियां और मेज उठाई और उसे घर के अंदर ले गया। घर के अंदर वह कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेज पर अपनी दोनों टांगों को फैला दिया। इस बार बिना कोहनियां टिकाए वह खिड़की के सलाखों के बीच से बाहर के अद्भुत दृश्य को देखता रहा। यह नजारा अद्भुत था। तभी बारिश के पीछे उसे एक व्यक्ति घर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह घर तक आया। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? पहले से घर के अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा, जरूर, भीतर आइए। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि पहले व्यक्ति ने क्या क्या आविष्कार किया है। एक कुर्सी बैठने के लिए, पैर और कोहनियां टिकाने के लिए मेज, एक घर भी है जिसमें चारों ओर दीवारें हैं। चारों दीवारों के ऊपर एक छत है जिसमें पनाह ले हवा और बारिश से बचा जा सकता है। बाहर देखने व झांकने के लिए खिड़कियां भी हैं। घर में भीतर आने के लिए एक दरवाजा है। उसने यह सब देख पहले व्यक्ति की खूब तारीफ की। तब पहले व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं, मेरे पड़ोसी? तब दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। वह हिम्मत नहीं जुटा पाया यह कहने की कि यह हवा उसकी है और बारिश का आविष्कार भी उसी ने किया है। यह कहानी डच कहानी uitwindingen से ली गई है और मैं शिवांगी शुक्ला जी का काफी धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इसका अनुवाद किया। धन्यवाद। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो सुना ही था। आपकी कहानी में वही प्रतीत होता नजर आया। रवि जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस कहानी को आवाज दी, पाठ किया इसका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अब तक आप लोगों ने अनुवादित कहानियां और कविताएं सुनी। डच कहानी और डच कविता का अनुवाद कर हमारे पाठकों ने यहाँ पाठ किया। अब हम आपको लिए चलते हैं स्वरचित कहानी की ओर। मानसी मोहरील जी नेदरलैंड्स निवासी हैं, लिखती हैं, साहित्य में रुचि रखती हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ सेवाएं देती हैं अपनी, और 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है। माँ बच्चों को कहानियां सुनाए बिना रह नहीं सकती, तो जब उन्होंने कहानी लिखी है तो ये तो सुनना बनती है। मानसी जी, आपका मंच पर स्वागत करती हूँ आपकी कहानी के साथ। मेरे सारे छोटे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है मानसी। मैं नेदरलैंड्स में रहती हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम है नंदी। वैसे तो उसका नाम था नंदेश्वरी, लेकिन उसके माता पिता उसे प्यार से नंदी बुलाया करते थे। नंदी एक बहुत ही होशियार बच्ची थी और बहुत ही प्यारी भी। उसे फूल बहुत पसंद थे। एक दिन जब नंदी अपनी माँ के साथ घर जा रही थी, तब उसने रास्ते में एक दुकान में फूल सजाए हुए देखे। उसे लगा कि ये फूल मैंने तो नहीं तोड़े हैं, ये तो दुकान में ही हैं, और आज माँ के पास थोड़े ज्यादा पैसे भी है तो मैं माँ को मांग सकती हूँ। तो उसने माँ से कहा कि माँ, मुझे ये फूल लेकर दो ना। तो माँ ने कहा, बेटा, आज हमें पैसे मिले हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम फूलों पे पैसे खर्च करेंगे तो वो पैसे खराब हो जाएंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, जाते वक्त कुछ तो मीठा लेकर जाते हैं घर पे। बहुत दिनों से घर पे किसी ने कुछ मीठा भी नहीं खाया है। नंदी को ये बात पता थी कि उसके माता पिता कैसे पैसा जोड़ जोड़ कर घर की देखभाल करते थे, और उसे ये भी पता था कि बहुत दिनों से घर पे किसी ने कुछ अच्छा सा खाना नहीं खाया था। तो उसने भी ये बात मान ली और उसने बड़ी समझदारी से अपने मन को समझाकर माँ की बात सुनी। माँ को भी उस चीज पर बहुत गर्व हुआ। दूसरे दिन वो अपनी माँ के साथ उसकी माँ जहाँ काम करती थी वहां पर गई। वहां पर माँ जब तक अंदर काम करती, नंदी आंगन में बैठकर उस आंगन के पेड़ों को और पौधों को देखती रहती। उसे पेड़ों पौधों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके घर पर आंगन ही नहीं था तो वो कहाँ लगाती। तो वो यहाँ आकर उन सब पेड़ों को और फूलों को देखा करती थी। वो वैसे ही देख रही थी और चित्र बना रही थी, तब उस घर के मालिक का बेटा आया। बड़े गुस्से में वो आया और उसने पेड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। वैसे तो वो था मालिक का बेटा,
उसे कैसे रोकती। लेकिन नंदी को ये बात तो पसंद नहीं थी कि वो पेड़ों पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो उसने निडर होकर सामने आकर उससे पूछा, राघव, तुम क्यों इन पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो। और ऐसा हुआ कि राघव को ये सुनकर गुस्सा आ गया। और क्योंकि नंदी तो थी काम करने वाली बाई की एक लड़की और राघव था मालिक का बेटा, अब उसे लगा कि ये मुझे कैसे बोल सकती है। और उसी गुस्से में उसने और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। और वो तब उस पेड़ के पास जाने लगा जो नंदी का बहुत पसंदीदा था, गुलाब का पौधा। नंदी ने उसे निडर होकर फिर से एक बार रोका और उस पेड़ को नुकसान होने से उसने बचाया। लेकिन फिर भी जो बगीचे का नुकसान राघव ने किया था उसे देखकर नंदी काफी दुखी हुई। लेकिन उन टूटे हुए फूलों के साथ नंदी को उसकी माँ ने देख लिया। उन्हें लगा कि शायद ये काम नंदी ने ही किया हो, शायद उसे वो फूल चाहिए होंगे जो कल मैंने उसे नहीं लेके दिए। नंदी की माँ ने नंदी को थोड़ा सा डांटा उस चीज के लिए। उतने में मालकिन आई। उन्होंने देखा कि सारा बगीचा तो बिखरा पड़ा हुआ था और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि नंदी तो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तो मालकिन जी ने नंदी की माँ को ये बात समझाई कि आज तक नंदी ने उन पेड़ों को, पौधों को कभी भी हाथ नहीं लगाया है, उसने कभी ये फूल नहीं तोड़े हैं, तो वो आज ऐसा क्यों करेगी। मुझे पता है कि ये काम किसने किया होगा और मुझे ये भी पता है कि कैसे नंदी ने निडर होकर, किसी भी गुस्से से ना डरकर इन सारे पौधों को बचाया है। इस चीज से खुश होकर मालकिन जी ने नंदी को कहा कि मैं तुम्हें आज एक इनाम देना चाहती हूँ। और उन्होंने नंदी के लिए वही पौधा दिया गुलाब का जो उसे बेहद पसंद था। उन्होंने एक गमले में नंदी के लिए वो पौधा तैयार कर किया था। उन्होंने कहा, वैसे तो मैं ये तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर देने वाली थी, लेकिन आज तुमने अपने साहस से और अपनी निडरता से मेरे पौधों का नुकसान होने से जो बचाया है, उसका ये इनाम है। वो पौधा पाकर नंदी भी बहुत खुश हो गई। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे पौधों से, पेड़ों से प्यार करना चाहिए। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारी धरती को खूबसूरत बनाते हैं और हमें छाया भी देते हैं। तो आप लोग एक नया पौधा जरूर लगाइए और हमारी सृष्टि को, हमारे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाइए। आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत अच्छी कहानी मानसी जी, बहुत अच्छी। आपने खुद ने लिखी है, आपने उसे आवाज दी, आपने उसे पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारी अगली प्रस्तुति देने जा रहे हैं अशोक जी। अशोक जी मूलतः सूरीनाम से हैं। सूरीनाम हमारे हिंदुस्तान से 7 समुंदर दूर एक छोटा सा हिंदुस्तान है, जहां अब भी हमारी हिंदुस्तानी प्रचलन, हमारी संस्कृति को बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। और उसी के कई हमारे सूरीनाम वासी नेदरलैंड्स में भी निवास करते हैं और हमारी हिंदी की रक्षा, हिंदी बोली, अपने पीढ़ियों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और हिंदी का गुणगान, ये सारे मिलकर करते हैं। अशोक जी और अशोक जी का परिवार भी उनमें से एक ही है। हम चलते हैं, अशोक जी की प्रस्तुति देखते हैं और उनसे परिचय करते हैं। अशोक जी, आपका मंच पर स्वागत है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ अशोक। मैं नीदरलैंड एम्स्टर्डम से हूँ। आज मैं एक कविता लेकर आपके लिए आया हूँ, रखना चाहता हूँ और आशा यही करते हैं कि कविता आपको पसंद आएगा। वैसे तो हम बाहर भारत से रहकर भी यही कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी मातृभाषा जो हिंदी है, एक मूल्य भाषा, उसको ना भूलें। और हम इसी कोशिश के साथ ऑनलाइन हिंदी क्लास भी चलाते हैं ताकि और लोग हिंदी सीखें, पढ़ें और अपना संस्कृति को ना भूलें। तो चलिए कविता हम आपके सुनाते हैं।
दुल्हन का चुनाव। एक समय की बात है, एक युवा गरिया चरवाहा विवाह करना चाहता था। भेड़ों को चराते हुए अकेले जीवन बिताना उसे रास नहीं आता था। अपने जीवन से उसे निराशा और ऊब होने लगी थी। अपने विवाह के लिए उसने लड़कियां देखना शुरू किया। एक परिवार में उसे 3 लड़कियां मिली और तीनों ही सुंदर थी। उन तीनों बहनों में से किसी एक को अपनी दुल्हन के रूप में चुनना कठिन था, किसे वह अपनी पत्नी बनाए। इसलिए उसने अपनी माँ से सलाह मांगी। गरिया की माँ ने उसे कहा, उन तीनों को तुम अपने यहाँ न्योता दो। अपने उस निमंत्रण के बाद तुम एक एक करके चीज का बड़ा टुकड़ा और चाकू देना और देखना इस चीज को कौन लड़की कैसे काटती है। युवा गरिया ने अपनी माँ की सलाह मानते हुए जब पहली स्त्री के सामने चीज का टुकड़ा और चाकू रखा तो काटने की बजाय उसने चीज पाते ही उसे अपने दोनों हाथों के बीच मसल दिया। फिर उसके टुकड़े करके मुंह में भरकर तेजी से भुकड़ों की तरह भकोसने लगी। देखते ही देखते पूरी चीज उसके पेट के भीतर थी। चीज से पेट भरकर वह बहुत खुश थी। दूसरी स्त्री ने बहुत तेजी से चीज के इस कदर इतने टुकड़े कर डाले कि उसमें खाने लायक बहुत कम टुकड़े थे और वे सब ऐसे थे कि उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाए। तीसरी स्त्री को भी गरिया ने चीज का इतना ही बड़ा टुकड़ा दिया और बगल में चाकू भी रखा। तीसरी स्त्री ने अलग से बहुत अच्छी तरह से चीज के खाने लायक सुंदर टुकड़े बनाए, जो न बहुत बड़े थे और न ही बहुत छोटे। यह देखकर युवा गरिया बहुत खुश हुआ। उसने तीनों स्त्रियों से जुड़ा पूरा किस्सा कह सुनाया और माँ की राय जाननी चाहिए तो माँ ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम तीसरी स्त्री को अपनी दुल्हन के रूप में ले सकते हो। पत्नी के रूप में वह तुम्हें जीवन भर सुखी रखेगी। माँ की सलाह मानकर उस अविवाहित युवा गरिया ने वैसा ही किया और जीवन भर सुखी और आनंद से रहा। बस आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद अशोक जी। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपनी संस्कृति को बाहर फलता फूलता देखते हैं। आप इसमें सहायक हैं, सहयोग दे रहे हैं, आपका परिवार सहयोग दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। जो इस प्रस्तुति को देने जा रही हैं उनके साथ वह खुद नहीं, एक पलटन भी है। पलटन है बच्चों की। नेदरलैंड्स में रहते हमारे परिवार जो कि अपने बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, अपने भारत से दूर होकर भी भारतीय भाषा और भारत की संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। उन्हीं में से एक परिवार है शिवांतिका जी का परिवार, और शिवांतिका जी खुद वहां पर योगा की ट्रेनिंग देती हैं, अच्छा लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं। तो उनसे आग्रह किया गया बच्चों पर प्रस्तुति तैयार करने के लिए, और वे खुद तैयार हैं अपने साथ अपनी पलटन की प्रस्तुति लिए। मैं आग्रह करूंगी, मंच पर बुलाऊंगी शिवांतिका जी को उनकी पलटन के साथ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है शिवंतिका और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ बाल साहित्य के महत्व एवं पंचतंत्र की कहानियां।
सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। इसके अंदर शिक्षाप्रद साहित्य आता है, जिसका लेखन बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। बाल साहित्य में रोचक शिक्षाप्रद बाल कहानियां, बाल गीतें व कविताएं प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य की परंपरा बहुत समृद्ध है। पंचतंत्र की कथाएं बाल साहित्य का एक प्रमुख स्रोत है। हिंदी बाल साहित्य लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पंचतंत्र, हितोपदेश, अमर कथाएं व अकबर बीरबल के किस्से बच्चों के साहित्य में सम्मिलित है। पंचतंत्र की कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम बनाकर बच्चों को बड़ी शिक्षाप्रद प्रेरणा दी गई है। अब हम जानना चाहेंगे कि पंचतंत्र की कहानियों में आखिर ऐसा क्या है, या अपने आप में एक मिसाल है। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का अहम स्थान माना जाता है। मनुष्य तथा पक्षी पक्षियों के कथा का पात्र होने से ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा जी ने बच्चों को रोचकता को कथा के अंत तक बनाए रखने का अत्यंत उत्तम प्रयास किया है। पंचतंत्र के 5 तंत्रों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, काकोलियम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रणाश, हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, तथा अपरिचित कारक, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाए। तो यह थी पंचतंत्र की कहानियों का लाभ। और हम यहाँ पे जब से नीदरलैंड में रह रहे हैं, बच्चों को हर समय नियमित रूप से पंचतंत्र की कहानियों को सुनाते रहते हैं और बच्चे उसमें पूरा रोज और पूरा हिस्सा लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी पंचतंत्र की कहानी। नमस्कार बच्चों, आज पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक कहानी करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है 4 मित्र और शेर। क्या आप सब इसको सुनना चाहोगे? हाँ। बहुत अच्छे, शाबाश। एक बार की बात है, एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे जो बचपन में एक साथ ही बड़े हुए थे। तीनों को पढ़ने लिखने में बड़ा मजा आता था, परंतु बिरजू, उसको पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। एक दिन पहला ब्राह्मण साकेत बोला, क्यों ना हम शहर जाके किस्मत चमकाए और जो ज्ञान हमको पढ़ाई करने से मिल रहा है वो ऐसे कोई लाभ गांव में नहीं मिल सकता है। बिल्कुल सही। दूसरा ब्राह्मण व्योम बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो, हम अपने चौथे मित्र बिरजू को नहीं ले जाएंगे। वो तो निर्गवार है, वो तो हम पर बोझ ही रहे। तीसरा ब्राह्मण वियान बोला, ये बात तो ठीक है, पर हमारा बचपन के एक ही साथ बीता है, उससे भी ले चलते हैं। पहला ब्राह्मण साकेत बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस तरह से वो चारों तरफ शहर की ओर चल पड़े और रास्ते में एक जंगल होके निकला। जब वो चारों जंगल के भीतर कुछ दूर एक पहुंच गए, तब अचानक से उन्हें हड्डियों का एक ढांचा दिखाई दिया। तभी साकेत बोल पड़ा, हे भगवान, हो ना हो ये हड्डियां बब्बर शेर के तो नहीं हुए। दूसरा ब्राह्मण व्योम बोला, क्यों ना हम अपने ज्ञान की परीक्षा अभी ले ले, मैं इन हड्डियों का कंकाल बना सकता हूँ। साकेत बोला, अगर तुम कंकाल को खड़ा कर सकते हो तो मैं त्वचा और मांसपेशियां भर सकता हूँ। तभी वियान बोला, उस शरीर में जान डालने का काम मेरा। बिरजू बोला, अरे मारे गए, कहीं ये पागल तो नहीं है गए। अगर ये हड्डियां सही में शेर की हुई तो अनर्थ हो जाएगा। पहले ब्राह्मण साकेत ने हड्डियों को जोड़कर कंकाल बना दिया।
पहला ब्राह्मण बोला। देखा, मैंने बोला था ना कि ये हमें हड्डियां बब्बर शेर की हैं। तीसरा ब्राह्मण बियान बोला। अब देखते हैं व्योम क्या करता है। दूसरा ब्राह्मण व्योम बोला। अब मुझे भी तो अपना काम करने दो भाई। अभी देखो कैसे इसमें त्वचा और मांसपेशियां भर देता हूँ। यह कहकर व्योम ने अपनी विद्या से त्वचा और मांसपेशियां भर दी। दूसरा ब्राह्मण व्योम फिर बोला। बिरजू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए थी? बिरजू बोला। वो सब तो ठीक है भैया, पर मेहरबानी करके इसमें जान मत डाल देना, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी तीसरा ब्राह्मण बियान बोला। तुमको अपने साथ चलने के लिए मैंने बनाया है। बिरजू बोला। लेकिन तीसरा ब्राह्मण बियान बोला। लेकिन कुछ नहीं, अब मेरी बारी। बिरजू बोला। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, परंतु मुझे पहले पेड़ पर छत तो लेने दो। दूसरा ब्राह्मण व्योम बोल पड़ा। जा जा डरपोक, जा। बिरजू लगातार पेड़ पर चढ़ गया। तीनों ब्राह्मणों के कमाल से जैसे ही शेर में जान आई, वो तीनों को मारकर खा गया। शिक्षा, कुछ भी करने से पहले सोचो, कोरा बहुत अच्छा, शाबाश। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बच्चों ने किस मनोरम अंदाज में इन कहानियों का आनंद लिया और इन चरित्रों को, इन पात्रों को निभाया। शिवांतिका जी, आपकी इस मेहनत पर वारी जाऊं, सराहनीय है आपकी मेहनत, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जिस तरह से परिचय दिया हमारे बाल साहित्य की ओर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप काम करती रहें नेदरलैंड्स में, बच्चों तक हमारी संस्कृति पहुंचाती रहें, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इस सत्र, इस सेशन, इस चरण का अंतिम पड़ाव आ चुका है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि नेदरलैंड्स में बाल साहित्य, यह चरण आपको अच्छा लगा होगा, आपने आनंद लिया होगा अनुवादित और स्वरचित कहानियों का, कविताओं का। मैं विदा लेती हूँ और अब मंच हवाले करती हूँ रामा तक्षक जी के। रामा तक्षक जी, मंच आपके हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार शिवांगी जी आपके संचालन के लिए, और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने बहुत रोचक रचनाएं हमारे श्रोताओं को सुनाई, और मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे श्रोताओं के प्रति भी। और अब इसी के साथ हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं, और अगले चरण का संचालन करने के लिए मैं अनुरोध करूँगा विश्वास दुबे जी से। और विश्वास दुबे जी हमारे साझा संसार के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है, विश्वास जी मंच को आप आगे बढ़ाएं। विश्वास जी।